साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं उपन्यास झूठा सच। इसके पहले भाग में हमने देखा कि आज मैं बताना चाहता हूँ कि इस उपन्यास का यह अंतिम वीडियो होगा। यहाँ पर इस वीडियो में यह उपन्यास समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अ, केवल अंतिमतः के 10 पेज बचे हैं और वह 10 पेज इस वीडियो में हो जाएंगे। इस तरह से हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पूरा उपन्यास पढ़ाया है। लगभग मेरे ख्याल से 76 भागों में यह उपन्यास हमने देखा है। तो इसके पहले भाग में हमने देखा था कि जो अ, तारा की और प्राणनाथ की शादी हो गई थी और उस शादी से सुध जी जो है वह राजनीतिक कटाक्ष से, राजनीतिक षड्यंत्र से जो वह नाथ का बदला लेने की, नाथ जो है वह सुध जी का समर्थन करने वाला नहीं है, इसलिए वह उसका जो पंचवार्षिक योजना में नाथ ने कहा था कि दूसरी पंचवार्षिक योजना में जो औद्योगिक विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन वह नाथ ने उसमें दूसरी पंचवार्षिक योजना में जो वह किया था औद्योगिक विकास लाने के लिए किया था, और इसलिए वह उनके विरुद्ध में गया और उसका बदला लेने के लिए वह पूरी सोमराज और डॉक्टर प्रभुदयाल के माध्यम से सुध जी जो है वह डॉक्टर नाथ के ऊपर एक कटाक्ष रचते हैं और उसकी ही चर्चा नैयर है जो दिल्ली गया है और वह दिल्ली जाकर वह कनक तारा और नाथ और गिल से बात कर रहा है। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे का भाग आप देखेंगे। नैयर ने बहू को सलाहते हुए तारा की ओर देखा। इन लोगों के बयानों को तो गलत नहीं कह दिया जा सकता। यानी वह कह रहा है, नैयर वकील है तो कहता है कि जो इन लोगों ने बयान दिए हैं उन बयानों को तो गलत नहीं बताया जा सकता। तारा ने आंखें झुकाए उत्तर दिया, कानून के शब्दों की दृष्टि से बयान चाहे ठीक हो, पर वास्तव में मैंने उसे कभी पति स्वीकार नहीं किया। पिछले 9 वर्ष में मेरा उससे कोई संबंध या संपर्क नहीं रहा। यानी तारा कहती है कि कानून की नज़र में वो बयान है, लेकिन वास्तविक स्थिति देखी जाए तो मैंने सोमराज को कभी पति स्वीकार नहीं किया और पिछले 9 वर्ष से कोई सोमराज के साथ कोई संबंध या कोई संपर्क नहीं है हम दोनों के बीच ने। नाथ ने कह दिया, वास्तव में सुध को नाराज़गी तो मुझसे है, प्रयोजन मुझे मार्ग से हटाना है। यानी नाथ कहता है कि जो नाथ है वो कहता है वास्तव जो सुध जी जो है वह मुझसे नाराज है और मुझसे बदला लेने के लिए उन्होंने वह षड्यंत्र रचा है। नैयर ने स्वीकार किया, मैं जानता हूँ, मैं अभी ताराजी पर लगाए गए आरोप की बात कर रहा हूँ। यानी वह नैयर कहता है कि मैं जानता हूँ कि वह सुध जी ने तुम पर कटाक्ष रचा है, षड्यंत्र किया है, लेकिन मैं अभी जो तारा पर जो आरोप लगाए हैं उनसे बात कर रहा हूँ, तारा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसने तारा से पूछा, आपको कोई अदालती नोटिस मिला है कि आपका यह विवाह अवैध है, आप कानूनन सोमराज की ही पत्नी है? यानी नैयर ने कहा कि आपको कोई अदालत से या कानूनी नोटिस मिला है कि आप यह जो नाथ के साथ जो विवाह किया है वह अवैध है, कि वह मान्य नहीं है, या सोमराज की आप पत्नी है, ऐसा कुछ मिला है? तारा ने इनकार में सिर हिला दिया। यानी तारा कहती कि मुझे ऐसी कोई नोटिस नहीं मिली। नैयर ने गर्दन सीधी कर ली, तब तो अदालत की दृष्टि से आप लोगों पर लगाया गया यह आरोप बिल्कुल निराधार है। यानी वह जो आरोप लगाया है वह निराधार है। खैर यह यानी वह उस आरोप का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि कानूनी तौर पर यह विवाह अवैध है या सोमराज की आप पत्नी है, यह कोई कानून की तरफ से आपको कोई नोटिस मिला तो यह जो कुछ भी उन्होंने कटाक्ष रचा है यह फिर उसका कुछ मतलब नहीं हो सकता। खैर यह स्पष्ट है, नैयर कह रहा है। नैयर ने नाथ की ओर देखा, वही बात जो आप कह रहे थे कि यह शिकायत सोमराज की नहीं है। शिकायत सोमराज की होती तो पहले आपके विवाह को अवैध घोषित करके ताराजी पर उसके अधिकार की प्रार्थना होनी चाहिए थी। इन्हें उसका नोटिस मिलना चाहिए था। इस षड्यंत्र में सोमराज को साधन बनाया गया है। यानी नैयर समझाता है कि वह यदि सोमराज ने कहा होता कि तारा जो है मेरी पत्नी है तो वह अदालत की तरफ से उसको नोटिस भेजी जाती थी, लेकिन यह सोमराज ने नहीं भेजा तो यह सुध जी ने बजाया, और एक वह सोमराज जो है एक मोहरा है सुध जी का, सोमराज और पुरी। सुध वकील है, इसलिए कानूनी दांव देखकर उछल पड़ा, परंतु
प्रैक्टिस नहीं करता इसलिए चूक गया है। यानी वह नैयर कहता है सुध जी भी वकील है, लेकिन वह कानूनी दांव देखकर उछल पड़ा और उत्साह में वह फैसला ले लिया और उसने नोटिस भेजा, लेकिन वह प्रैक्टिस नहीं करता इसलिए वह गलत हो गया। क्योंकि वह सोमराज से पहले यदि सोमराज से वह तारा मेरी पत्नी है बोल के नोटिस भेजता तो यह एक उसके खिलाफ उस वहाँ अदालत का फैसला हो जाता था। लेकिन वह यहाँ पर जो उसने सुध ने गलती की है ऐसा नैयर बता रहा है। मुझे विस्मय है कि आपके विभाग ने इस बात पर क्यों ध्यान नहीं दिया। यानी वह कहता है कि आपके विभाग में इस बात पर क्यों ध्यान नहीं दिया, कानून परामर्शदाता की राय क्यों नहीं ली। यानी जो कानूनी जो परामर्शदाता होते हैं विभाग में उसकी राय क्यों नहीं ली। हो सकता है सरकारी अधिकारी के अनैतिक व्यवहार मॉरल डम्पस्टिव की युति ले ली गई हो। यानी वह कहता है कि जो विभाग के अंदर क्यों नहीं सवाल उठाया गया। नैयर ने पल भर सोचकर पूछ लिया, आपको इस नोटिस का कोई पूर्वाभास नहीं था। मानता हूँ केस गुप्त रूप से तैयार किया गया होगा, पर बातें इधर उधर से रीस कर पता भी लग ही जाता है। यानी वह नैयर कहता है कि यह गुप्त रूप से केस किया है, लेकिन बातें जो है इधर उधर से पता चल जाती है ऐसी। हम दोनों 9 दिन पहले ही लौटे हैं, विदेश में थे। नाथ ने याद करके कहा, हाँ इतना तो सुना था, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ऐसी बातें तो कई बार सुन चुका हूँ। यानी वह कहते हैं ना तो हम 9 दिन से ही स्विट्ज़रलैंड से लौटे हैं तारा और मैं, और वो कुछ ऐसा सुना था कि कुछ लोग मेरे कुछ दिनों से पड़े थे, और वह मैं ऐसा कई बार सुन चुका हूँ। मुझे कुछ उल्टा संदेह है। यानी मुझे कुछ उल्टा संदेह ऐसा कहते हैं, आपके खिलाफ मामला तैयार करने वाले ने बेमन से अधूरा ही काम किया है। यानी वह नैयर कहता है कि आपके खिलाफ जिसने भी यह काम किया है यह बेमन यानी कुछ मन लगा के या कुछ तर्क के आधार पर काम नहीं किया। इसमें कई कड़ियाँ शिथिल है। खैर अनुमान स्पष्ट है कि विभाग का रवैया इस मामले में संदिग्ध है। कुछ प्रभावशाली लोग तो ज़रूर आपके विरुद्ध है। यानी कुछ विभाग के जो लोग हैं वह ज़रूर विरुद्ध है, यानी बाकी कुछ नहीं है। गिल बोल उठा, यानी गिल बोल रहा है, यही पूरी घटना पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल साबोताज और पॉलिटिकल ब्लैकमेन है। यानी वह गिल कहता है कि यह सब कुछ राजनीतिक खेल है, राजनीतिक दावपेच है, राजनीतिक आडंबर और राजनीतिक छल है। नैयर ने नाथ से पूछा, आप इस मामले में अपने विभाग से सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का भरोसा कर सकते हैं। यानी वह नैयर कहता है कि आप आपके आप इस मामले में जो विभाग से सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रख सकते हैं, यानी विभाग से आपको सहायता मिल सकती है ऐसा दृष्टिकोण रख सकते हैं। नाथ ने आशंका प्रकट की, योजना के राष्ट्रीयकरण के पक्ष के विरोधियों का प्रभाव कुछ कम नहीं है। मंत्रिमंडल में भी योजना के इस रूप के प्रति सभी लोगों को प्रधानमंत्री की तरह उत्साह नहीं है, पर वे बोल नहीं पाते। वे कहते हैं कि नाथ आशंका प्रकट करते हुए बोलता है कि जो भी वह पंचवार्षिक योजना है राष्ट्रीयकरण के पक्ष में विरोधी लोग हैं, लेकिन कम नहीं, यानी विरोध करने वाले ज़्यादा है। यानी मंत्रिमंडल में भी योजना के इस रूप का विरोध है। यानी जो मंत्रिमंडल ने जो औद्योगिक विकास लाना था उसका मंत्रिमंडल में भी विरोध है। इसे फिर भी नाथ ने उस पंचवार्षिक योजना में वह रखा है, तो इसीलिए वह सुध जी ने नाथ को षड्यंत्र में फंसाने का प्रयत्न किया है। खैरात में परामर्श देते रहने वाले विदेशी परामर्शदाता बहुत ऊपर तक पहुँचे हुए हैं, वरना जैसा आपने कहा शायद यह नोटिस ही नहीं आता। यानी वह कहता है मुझे पहले पता होता तो यह नोटिस न आता, मैं सत्कर्ता रहता, और वह मेरे जो पहचान वाले हैं ये ऊपर तक है। मैं तो अपने उत्तर में स्थिति की पूरी पृष्ठभूमि सुध से बातचीत का भी उदाहरण दूंगा। यानी वो नाथ कहता है कि मैं जो भी वह स्थिति है वह नाथ से बातचीत हुई इसका भी मैं उदाहरण दूंगा। इस मामले का निर्णय आपके ही सचिवालय के हाथों में रहने देना ठीक नहीं होगा। योजना आयोग के सभापति तो प्रधानमंत्री है ना। नैयर ने माथे पर बल डालकर पूछा, यानी वह माथे पर बल डालकर नैयर पूछ रहा है कि इस मामले में जो है आपके विभाग तक ही यह मामला सीमित न ही रहना चाहिए, जो सचिवालय के हाथों में देना चाहिए, और उसकी योजना आयोग के जो सभापति होते हैं वह प्रधानमंत्री है। नैयर ने पूछा, पर हमें तो नियमानुसार अपने विभाग के अधिकारियों को ही उत्तर देना होगा और निर्णय विभाग के मंत्री के हाथ में रहेगा। यानी वह कहते हैं
यदि विभाग के अंदर केस चलता है तो जो विभाग के अधिकारी होते हैं उनके पास ही जवाब उत्तर सवाल जवाब होंगे और जो भी निर्णय होगा वह विभाग के मंत्री के हाथ में ही रहेगा। प्रधानमंत्री तक पहुंचना अवैधानिक होगा, यानी प्रधानमंत्री का यदि पहुंचना अवैधानिक होगा, यानी उसका कुछ मतलब नहीं होगा। नाथ ने विवशता प्रकट की, परंतु हमारे लिए तो ऐसा कोई बंधन नहीं है। कनक और गिल प्राय एक साथ ही बोल उठे, यानी वह कनक और गिल एक साथ बोल उठे कि हमारे लिए ऐसा कोई बंधन नहीं, कोई कनक और गिल यानी कनक और परंतु हमारे लिए ऐसा कोई बंधन नहीं, यानी वह हमारे लिए ऐसा कोई बंधन नहीं, ऐसा कनक और गिल एक साथ बोल उठे। हम तो इस पॉलिटिकल ब्लैकमेन के विरुद्ध प्रधानमंत्री तक आवाज़ उठा सकते हैं, यानी वह कनक और गिल के लिए कि हम तो ब्लैकमैन के खिलाफ प्रधानमंत्री तक आवाज़ उठा सकते हैं। मैं गादीवाला से बात करूँगा, यानी वह गिल ने कहा, यानी गिल कहता है कि मैं गादीवाला से बात करूंगा। वह कांग्रेस पार्टी में और लोकसभा में भी प्रश्न कर सकता है, यानी वह जो गादीवाला है वह कांग्रेस पार्टी में और लोकसभा में भी प्रश्न कर सकता है। उसका कांग्रेस की समाजवादी अर्थनीति में विश्वास है, यानी जो कांग्रेस के जो समाजवादी धोरण है या अर्थ नीति है उसमें विश्वास है गादीवाले का। आप जानते ही है लोकसभा में 2 बार पूंजीपतियों के राष्ट्रीयकरण विरोधी षड्यंत्र और ऊंचे सरकारी अफसरों की धांधली का भंडा फोड़ चुका है, यानी वो गादीवाले ने जो भी वो राष्ट्रीयकरण विरोधी षड्यंत्र था और जो उच्च अफसरों का जो भी वह गुपित बातें भंडा होता है वह फोड़ चुका है, यानी गुपित जो होता है वह बाहर निकाला है। नायर ने फिर कनपट्टी को अंगूठे और मध्यमा में पकड़कर सुनने का संकेत किया, यानी उसने कान को पकड़ा कर नायर ने और सुनने का संकेत किया। आपके विरुद्ध कानूनी दांव से पॉलिटिकल साबोताज और ब्लैकमेल किया गया है। आपको भी आत्मरक्षा के लिए पॉलिटिकल साधनों का उपयोग करना होगा और विभागीय कार्यवाही के उत्तर में इस आरोप को कानून भी निर्मूल सिद्ध करना होगा। नायर कहता है कि आप पर जो भी राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है आपको भी राजनीतिक सहारा ही लेना होगा और वह आपके विभाग की कार्रवाई को कानूनन निर्मूलन सिद्ध करना होगा। नायर ने तारा की ओर देखा। यह प्रमाणित करना जरूर है कि आपके विवाह से पहले उस तथाकथित विवाह का बंधन समाप्त हो चुका था। उसके लिए आप दर्शन की प्ली छोड़ दी जाने की युक्ति दे सकती है, यानी वो नायर कहता है कि इसमें तारा की ओर देखकर यह सिद्ध करना होगा कि आपके साथ आपका जो विवाह हुआ है वह बंधन समाप्त हो चुका था और उसके लिए कोई उसके कुछ भी नहीं था, यह सिद्ध करना होगा। आप दे सकती है, यानी वह मैंने छोड़ दिया ऐसी युक्ति देनी पड़ेगी और आप दे सकती है। इस प्रयोजन से ऐसी साक्षी चाहिए कि उस आदमी को आपने नहीं छोड़ा बल्कि उसने आपको छोड़ा, यानी वह ऐसी साक्षी चाहिए कि उस व्यक्ति को आपने नहीं छोड़ा, उसने आपको छोड़ा, ऐसी साक्षी चाहिए। इस बात का महत्व है। कानूनी स्थिति ऐसी है, साक्षी चाहिए कि आपने संबंध और संपर्क कायम रखने का यत्न किया परंतु आपके प्रयत्न की उपेक्षा की गई, ऐसी साक्षी तो बन सकेगी, यानी वह ऐसी साक्षी बन सकेगी जो कि वह सोमराज ने तारा को छोड़ दिया है लेकिन तारा ने उसको मिलने का प्रयत्न किया लेकिन वह मिल नहीं पाए, ऐसी एक साक्षी होनी चाहिए और ऐसी साक्षी बन सकती है, ऐसा वह कह रहे हैं। तारा ने इनकार से सिर हिला दिया। क्यों, इसमें क्या कठिनाई होगी? नायर ने विस्मय प्रकट किया, यानी नायर कहती कि इसमें क्या कठिनाई हो सकती है तारा से। मैंने कभी भी उन लोगों को कोई पत्र नहीं लिखा, कभी वहाँ गई नहीं, न चाहती थी, यानी वह कहती है तारा कि मैंने उन लोगों को कभी पत्र नहीं लिखा, कभी गई नहीं और मैं नहीं चाहती थी। नायर ने भौं ऊंची करके पूछा, प्रश्न यह नहीं है कि आप क्या चाहती थी, आपने क्या किया, यानी वो नायर कहता है कि प्रश्न यह नहीं कि आप क्या चाहती है और क्या किया है, मैं साक्षी की बात कर रहा हूँ, यानी वह सबूत की गवाही की बात कर रहा है। नायर, सुनिए, पूरी सोमराज और प्रभु दयाल के बयान साक्षी में है कि आप सोमराज की पत्नी है, क्या यह सच है? यानी वह नायर जो उदाहरण के द्वारा समझा रहा है कि जो उसमें बयान में है सोमराज और प्रभु दयाल पुरी का बयान है कि आप सोमराज की पत्नी है लेकिन वास्तव में आप पत्नी उसके साथ रहती है क्या, यह उसको पता है क्या? यह केवल झूठा सच है। अभी झूठा सच यही है, तो यह केवल एक झूठा सच है परंतु उस झूठ को सच प्रमाणित करने के लिए साक्षी मौजूद है, यानी वो झूठ होकर भी उसको प्रमाणित गवाह मौजूद है कानून के सामने, तो वह झूठा सच होता है।
उस झूठ का निराकरण करने के लिए साक्षी चाहिए, यानी वो झूठ है लेकिन उसके खिलाफ उसके साक्षी खड़ी है, तो वह सही हो सकता है, सच हो सकता है। वास्तविक सच को प्रकट करना आवश्यक है। वास्तविक सच को बल देने के लिए भी साक्षी आवश्यक है। नैयर ने तर्जनी दिखाकर चेतावनी दी, यानी नैयर ने ऐसी वो अंगूठे की बाजू की उंगली होती है उसको तर्जनी कहते, वहाँ तर्जनी दिखाकर चेतावनी दी, यह न समझिए कि मैं झूठ बोलने के लिए कह रहा हूँ। यानी नैयर कहता है कि यह मत समझिए कि मैं झूठ बोलने के लिए कह रहा हूँ। घटना तो झूठ सच नहीं होती, यानी घटना जो है झूठ सच नहीं होती, वह केवल घटना होती है। झूठ सच तो घटना को प्रकट करने के प्रयोजन से होता है, यानी घटना तो झूठ सच नहीं होती, जो भी घटना है वह घटना ही होती है, लेकिन उस घटना को झूठा या सच्चा साबित करना प्रयोजन यानी उसके व्यवहार पर अवलंबित होता है। मूल सत्य को प्रकट करने के लिए प्रयत्न करना या उसे जमाना भी आवश्यक होता है। सच को बल देने के लिए साक्षी आवश्यक होती है, यानी सच को बल देने के लिए साक्षी आवश्यक होती है। भले ही वो झूठ क्यों ना हो, लेकिन साक्षी मिल जाए तो वह सच भी हो सकती है। इसलिए इस उपन्यास का नाम झूठा सच है। और स्वयं पुरी की पत्नी साक्षी है कि पुरी को आपके विषय में सन 1949 से मालूम था। पुरी और सोमराज का संपर्क बहुत गहरा है। 9 बरस से दोनों एक ही नगर में रहते हैं। उनमें इतना संबंध है कि पूरी बहन के विरुद्ध और उसके पक्ष में बयान दे रहा है। यानी वह कहता है कि आपके तारा को बता रहा है कि स्वयं पुरी की पत्नी कनक जो है आपके विषय में बता सकती है। सन 1950 से वह पुरी जो है वह तारा के विरुद्ध है, और पुरी और सोमराज का संपर्क बहुत गहरा है, और पुरी और सोमराज जो है एक दूसरे से मिले हैं, यह इसका सबूत कनक है। 9 बरस दोनों एक ही नगर में रहते हैं, यानी 9 बरस से सोमराज और पुरी जो है एक नगर में एक बस्ती में रहते हैं। उनमें इतना संबंध है कि पूरी बहन के विरुद्ध और उसके पक्ष में बयान दे रहा है, यानी वह दोनों में गहरी मित्रता है, गहरे संबंध है, इसलिए वह पूरी जो है वह तारा के विरुद्ध बयान दे रहा है, यानी बहन के विरुद्ध बयान दे रहा है। पूरी के लिए यह स्वाभाविक था और उसका कर्तव्य भी था कि आपका पता पाने पर सोमराज को आपका पता देता। यानी वह पूरी का कर्तव्य था कि वह तारा का पता पाकर सोमराज को तारा का पता देता और दोनों को मिलवाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह यह कभी नहीं कह सकेगा कि उसने सोमराज को पता नहीं दिया। पूरी ने आपको जालंधर नहीं बुलाया क्योंकि वह जानता था सोमराज आपको छोड़ चुका था। यानी वह कहता है कि पूरी ने जालंधर आपको कभी नहीं बुलवाया। तारा को नैयर बता रहा है तारा को कि वह समझा रहा है, पूरी ने आपको जालंधर कभी नहीं बुलवाया क्योंकि वह जानता था कि सोमराज ने आपको कहीं का छोड़ चुका है। और ये पहले वह कनक से कहता ही है पूरी कि सोमराज तारा को आप क्या अपनाएगा, उसने तो उनकी भाभी को ही घर में रखा है, ऐसा वह कहता है। लगभग मेरे ख्याल से 35 भाग में, इसी चैनल के 35 जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें 35 भाग में यह कथन है। नैयर ने कनक की ओर देखा। क्या कनक यह कहने के लिए आश्वासन नहीं दे सकती कि इनकी इच्छा और प्रयत्नों के बावजूद पूरी ने बहन की उपेक्षा की क्योंकि सोमराज उन्हें शरण नहीं देना चाहता था। यानी तभी वह कनक ने पूरी से कहा था कि आप तारा को बुलवाइए, तारा को पत्र लिखिए, मिलिए, लेकिन उसने नहीं कहा था। तो वह नैयर कह रहा है कनक से कि क्या कनक कहने के लिए आश्वासन नहीं दे सकती कि इनकी इच्छा और प्रयत्न के बावजूद, यानी कनक ने प्रयत्न किया था पूरी से कहकर कि तारा को जालंधर बुलवाने के लिए, लेकिन वह उसने नहीं किया क्योंकि सोमराज उन्हें शरण नहीं देना चाहता। यानी सोमराज से डरकर ही, सोमराज के सामने खुद की इज्जत बचाने के लिए ही पूरी ने वह तारा को नहीं बुलवाया था। मैं ज़रूर दे सकती हूँ, यानी कनक कहती कि मैं ज़रूर दे सकती हूँ। कनक ने आगे झुककर दृढ़ निश्चय से कहा, यही वास्तविक सच है। यानी कनक ने दृढ़ निश्चय से कहा कि यही वास्तविक सच है। सोमराज तो मेरे जालंधर जाने से पहले से अपनी भाभी को रखे हुए था, यानी वह सोमराज जो है कनक जाने से पहले ही अपनी भाभी के साथ रहता था। पुरी जी खूब जानते थे, यानी पुरी जी जो जानते थे कि वह उनके भाभी के साथ रहता है, उसी डर से बात दबाए रहे। उनके माता पिता भी सोमराज की सब बातें जानते हैं, यानी वह पुरी के माता पिता, तारा के माता पिता भी सोमराज के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं ज़रूर कह सकती हूँ, अदालतों में, पब्लिक में, सब जगह कह सकती हूँ, यह झूठ नहीं सच है। सोमराज और पुरी जी दोनों ही नहीं चाहते थे कि तारा जालंधर आए, यह बिल्कुल सच है। यानी वह तारा कनक कहती कि मैं यहाँ नहीं, मैं सभी के सामने, अदालत में सभी के सामने कहूँगी कि यह सच है। पुरी और तारा जो है सोमराज और
पूरी यह दोनों भी नहीं चाहते थे कि तारा जो है जालंधर आए। यह बिल्कुल सच है। तारा ने गहरी सांस ली, यानी तारा ने गहरी सांस ली। विस्मत थी, कार्य कारण के तर्क का विचित्र क्रम बनता जा रहा था, जो उस पर लगाए गए झूठे आरोप का एकमात्र उत्तर हो सकता था। तारा सोमराज से घृणा करती थी, उसे पति नहीं मानती थी। इस तथ्य का कोई मूल्य नहीं था। यानी वह तारा ने गहरा सांस लिया और विस्मय होकर वह तर्क से विचित्र क्रम बनता जा रहा था, और वह लगी थी उस पर जो भी आरोप था वह झूठा था। और क्योंकि सोमराज को तारा ने कभी पति नहीं माना, वह तो तारा जो उसको घृणा करती थी और पति नहीं मानती थी, बिल्कुल जो भी तथ्य था उस तथ्य में मूल्यहीनता थी, कुछ मूल्य नहीं था। नैयर ने कनक को सुनने का संकेत करके तारा से कहा, यानी नैयर ने कनक को कहा कि सुनो, और तारा से कहा, आपको इस साक्षी के आधार पर उत्तर देना चाहिए। एक बात अवश्य है, आप अपने उत्तर में विभाग को यह चेतावनी भी जरूर दें कि यदि समाप्त विवाह को बहाना बनाकर आपके विरुद्ध कोई अन्यायपूर्ण कार्रवाई की जाएगी तो आप अदालत की शरण लेगी। यानी वह कहता है, नैयर वकील है तो फिर कहता है कि आपको इस मामले ये साक्षी देनी चाहिए कि एक बात अवश्य है कि जो भी वह विभाग है उस विभाग में चेतावनी जरूर दे कि यदि विवाह समाप्त हो चुका है फिर भी बहाना बनाकर आपके विरुद्ध कोई अन्यायपूर्ण कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए आपको अदालत की शरण लेगी। आप अदालत की शरण लेगी, यानी आप अदालत का सहारा लेगी। अवसर आए तो आपको अदालत से संकोच भी नहीं करना चाहिए, यानी आपको अदालत का संकोच भी नहीं करना चाहिए। अदालत में केवल कन्नी की साक्षी के आधार पर उनका अभियोग जाल साबित हो सकेगा, यानी वह कनक की साक्षी मानकर उसका सब कुछ जो जाल है वह साबित हो सकेगा, अभियोग। बहुत देर तक मंत्रणा से निश्चित हुआ कि तारा और डॉक्टर अपने बयान लिखकर नैयर के जालंधर लौट जाने से पहले उसे लिखा दे। यानी वह निश्चय हुआ कि नैयर वहाँ दिल्ली जालंधर जाने से पहले जो भी बयान है वह लिखकर नैयर को दिखा दे। कनकपुरी की पत्नी के रूप में अंतर्राष्ट्रीयकरण की नीति के विरुद्ध पॉलिटिकल साबोताज और ब्लैकमेल की सूचना देने के लिए एक पत्र प्रधानमंत्री को और दूसरा पत्र कांग्रेस के प्रधान को लिखेगी। यानी कनक जो है वह कनक जो है पुरी की पत्नी के रूप में राष्ट्रीयकरण की नीति जो है उसके विरुद्ध पॉलिटिकल जो है यानी राजनीतिक दांवपेच जो है उसके ब्लैकमेल की सूचना प्रधानमंत्री को लिखेगी और कांग्रेस के प्रधान को भी लिखेगी। नायर ने ध्यान से सुनने का संकेत करके कहा, प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रधान के लिए पत्र में इस असंगति की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है कि यदि मामला सोमराज के प्रति न्याय के लिए उठाया गया है तो इस विवाह को रद्द करने के लिए अदालत में आवेदन से आरंभ होना चाहिए। यानी वह यदि सोमराज ने फिर कहा कि मुझे न्याय चाहिए, इसलिए वह अदालत में पहले से आवेदन देना चाहिए कि जो भी सोमराज के साथ विवाह है वह उसको ख़त्म करना है। पुरी ने अपनी बहन को उसके ससुराल में बसाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। उसने अपनी बहन के विरुद्ध बयान किस उद्देश्य के प्रति निष्ठा या कर्तव्य बुद्धि से दिया है। यानी वह कहता है कि पुरी जो है वह तारा का भाई है, तो भाई होने के नाते अपनी बहन को तारा को ससुराल में भेजने का या ससुराल में घर बसाने का कोई प्रयत्न नहीं किया, तो फिर वह किस उद्देश्य से यह बयान लिख सकता है, किस कर्तव्य बुद्धि से इसने यह बयान दिया है। इस बात की तहकीकात अवश्य होनी चाहिए कि विशेष पुलिस को इस विषय में जांच करने का आदेश किस रिपोर्ट के आधार पर दिया गया, यानी किस रिपोर्ट के आधार पर जो गुप्त पुलिस को यह आदेश दिया गया कि रिपोर्ट दिया गया कि ये जो शादी हुई है वो अवैध है या सोमराज की पत्नी तारा है। पहली रिपोर्ट किस सूत्र से आई है, मामले का वास्तविक कारण राजनीतिक नहीं तो क्या है, यानी मामले का कारण जो भी है राजनीतिक नहीं तो क्या है, वह नैयर बता रहा है। तुम स्पष्ट लिखो, पुरी और सोमराज सूद की कृपा से अनुचित लाभ उठाने वाले उसके हाथ के मोहरे मात्र है। यानी वह कनक को कह रहा है कि पुरी और सोमराज और पुरी जो है वह सूद जी के पुरी और सोमराज सूद जी की कृपा से वह लाभान्वित हुए हैं, उनको फायदा हुआ है, इसलिए एक मोहरे के रूप में वहाँ पर वह
सूद जी के कहने पर कह रहे। पंडित गिरधरलाल जी को डॉक्टर प्राण और तारा पर किए गए नीच आक्रमण की बात मालूम हुई तो उनका मन दुख और ग्लानि से भर गया। यानी पंडित गिरधरलाल जी को कनक के पिता को यह बात पता चली षड्यंत्र की तारा और प्राणनाथ पर लगे हुए, तो वह मन ही मन दुखी हो गए और ग्लानि से भर गया उनका मन। बहुत देर खेद प्रकट करते रहे। राजनीति इस स्तर पर आ गई है कि ही है तो देश क्या होगा, यानी राजनीति इस स्तर पर आ गई है तो देश का क्या होगा। नया हिंद प्रेस में 2 दिन लगातार इसी प्रसंग पर चर्चा होती रही, परंतु पंडित जी बेटी की समस्या को कैसे भूल जाते। यानी वहाँ पर इसी विषय पर नाथ के और तारा के विषय में ही 2 दिन नया नया हिंद प्रेस में चर्चा चलती रही, लेकिन वह कनक की बात को भी भूल नहीं सकते। उस दिन नैयर को रात की गाड़ी से लौटना था। पंडित जी ने दोपहर बाद प्रसंग उठाया, बरखुरदार कनक के मामले में क्या सोचा है। यानी फिर उस दिन नैयर जो है रात को लौटना था दिल्ली, तो फिर दोपहर में ही पंडित जी ने कहा नैयर से कि बरखुरदार कनक के मामले में क्या सोचा है। नैयर ने संक्षेप में कह दिया, पिताजी पूरी के ढंग आप देख रहे हैं। यानी वह नैयर ने कहा कि पूरी के जो भी ढंग है वह तो आप देख रहे हैं, इस विषय में सौजन्य के नाते उससे कोई आशा व्यर्थ है, परंतु मैंने कनक से कहा है कि वह प्रधानमंत्री और कांग्रेस के प्रधान को लिखे। आपने एक पत्र नकल पुरी को भी भेज दे और लिख दे कि इस अन्याय के विरुद्ध तारा को अदालत की शरण लेगी। यानी उसने नैयर ने कहा है कि कनक से कि एक पत्र जो है वह प्रधानमंत्री को और कांग्रेस के प्रधान को भी लिखे और वो इसकी एक नकल पुरी को भी भेज दे और उसने लिखे कि तारा के विरुद्ध में है तो तारा जो है अदालत की शरण लेगी, यानी अदालत में जाएगी। वह पुरी की पत्नी की स्थिति से सब कुछ जानने कारण अदालत में मिथ्यारोप के विरुद्ध गवाही देगी। यानी वह पुरी की पत्नी है तो वह अदालत में जो भी है वह सच सच गवाही देगी, जो भी मिथ्या है, जो भी झूठा है इसके खिलाफ वह गवाही देगी। देखिए क्या होता है। यानी वह कहती कि देखिए क्या होता है। डॉक्टर नाथ और तारा ने नोटिसों पर उत्तर अक्टूबर के अंत में दे ही दिए। यानी तारा और नाथ ने जो नोटिस आए थे उसके अक्टूबर के अंत में उत्तर दे ही दिए। तारा को एक एक दिन एक एक युग की तरह भारी हो रहा था, यानी एक एक दिन एक एक पल एक युग की तरह भारी हो रहा था। क्या निर्णय होता है। उसे नौकरी चली जाने की चिंता नहीं, कलंक की वेदना थी। उसने बहुत कुछ सहा था, परंतु इतना आदर सम्मान पाकर ऐसे कलंक की वेदना असहाय थी। यानी वह तारा जो है डर रही थी, उसको नौकरी जाने की चिंता या डर नहीं था, उसको डर था कि वह मान सम्मान का, क्योंकि उसने बहुत कुछ समस्याओं का सामना करने के बाद वह उपन्यास के प्रारंभिक भाग में हमने देखा कि तारा ने किस किस जगह पर कैसा अन्याय सहन किया है, किन किन समस्याओं का सामना किया है, और वह सब कुछ सहने के बाद उसने इस आदर सम्मान पाया है और उस पर यह पता चल जाएगा तो वह कितनी असहाय वेदना होगी, वह जो वेदना होगी वह सह न सकेगी। नाथ ने पूरी घटना डॉक्टर सालिस को बता दी थी। डॉक्टर सालिस वैदेशिक संबंधों के सचिवालय के भी आर्थिक परामर्शदाता थे। यानी वह सब कुछ नाथ ने डॉक्टर सालिस को बता दिया और डॉक्टर सालिस जो है वह वैदेशिक संबंधों के सचिवालय में आर्थिक परामर्शदाता थे। वैदेशिक विभाग के मंत्री स्वयं प्रधानमंत्री थे, यानी जो वैदेशिक विभाग के जो मंत्री थे स्वयं प्रधानमंत्री थे। सालिस की बात उनसे होती रहती थी, यानी सालिस जो है प्रधानमंत्री की बात होती रहती थी, मिलना जुलना होता था। सालिस की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कारण प्रधानमंत्री उनका बहुत आदर और विश्वास करते थे। यानी सालिस जो था वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति था, इसलिए प्रधानमंत्री सालिस का आदर सम्मान करते थे और बहुत विश्वास रखते थे। सालिस इस विषय में प्रधानमंत्री से बात करना चाहते थे, परंतु उन्हें अवसर ही नहीं मिल रहा था। यानी सालिस जो है इस मामले में प्रधानमंत्री से बात करना चाहते थे, लेकिन उनको कोई अवसर नहीं मिल रहा था। प्रधानमंत्री आगामी चुनावों की योजनाओं और उस संबंध में कांग्रेसी उम्मीदवारों के निर्णय में इतने व्यस्त थे कि जनवरी 57 के पहले सप्ताह से पूर्व सालिस प्रधानमंत्री से मिल ही नहीं सके। यानी प्रधानमंत्री जो चुनाव आने वाले थे उसकी योजना बनाने में व्यस्त थे और जनवरी के 1957 से पहले सप्ताह में सालिस जो है प्रधानमंत्री से मिल न सके। प्रधानमंत्री ने मिल कर सालिस से नाथ और तारा को आश्वासन दे दिया था कि प्रधानमंत्री ने मामला अपने गौर के लिए स्थगित करा दिया है। वे इन तिकड़मों को और सूद को भी खूब समझते। यानी वह सालिस ने बात
बात की और उसने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये जो मामला है स्थगित किया है, और वो जो सूद जी को वो भी खूब समझते हैं, यानी अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर सालिस ने आश्वासन पाकर भी तारा की चिंता मिट नहीं गई, यानी तारा की मन की जो चिंता थी वह मिट न गई। दोषी तो वह अपने आप को कभी भी नहीं समझती थी, उसे तो कलंक की छाया से ग्लानि थी, परंतु प्रधानमंत्री की यहाँ से निर्णय का अर्थ ही था विलंब। यानी वह उसको डॉक्टर चालिस ने जो भी कहा, लेकिन ये वह आश्वासन पाकर चालिस का तारा की चिंता मिट नहीं सकी, क्योंकि उसको उसको दोष दोष जो था वह कलंक का था, क्योंकि उसको पता चलेगा तो वह कलंक लगेगा औरों के सामने, सामने वह कलंकित होगी, और उस कलंकित छाया से ग्लानि जो थी वह खुद को अपराधी मान रही है, और खुद को ही वह अपराध में ढकेलना चाहती है, या खुद ही परंतु यानी प्रधानमंत्री से एक ही उत्तर था कि वह विलंब यानी समय लगेगा। वह अपने आप को कभी नहीं समझती थी, यानी वह अपने आप को कभी दोषी नहीं समझती थी, यानी वो खुद को ही कलंकित समझती थी, और इस ग्लानि में वह परेशान होती जा रही थी। और प्रधानमंत्री से निर्णय का अर्थ यह था कि विलंब। पत्रों में नित्य ही प्रधानमंत्री के चुनाव संबंधी हवाई दौरे के समाचार रहते थे। चुनाव के संबंध में उनके भाषण और संदेश छुपते छपते थे। वे प्राय एक ही बात कहते थे, देश की गंभीर स्थिति और उत्तरदायित्व की चेतावनी देते थे। यानी वह हमेशा समाचार पत्रों में आने वाले चुनाव के बारे में उनके भाषण, और चुनाव के बारे में, विदेशी दौरे, इनके बारे में भी भाषण रहते थे, और देश की जो गंभीर स्थिति, उत्तरदायित्व होनी चाहिए, इसकी चेतावनी देते थे। ज़माना बहुत तेज़ चाल से चल रहा है, हमें भी उसके साथ चलना है, हमारे सामने बड़े बड़े मसले हैं। यानी वह भाषण में कहते थे कि ज़माना बहुत तेज़ से चल रहा है और उसके साथ हमें भी चलना चाहिए, और हमारे साथ बड़े बड़े मसले हैं, यानी बड़े बड़े बहुत सारे मैटर हैं, राष्ट्रीय समस्याएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी है, परंतु आप लोग छोटे छोटे व्यक्तिगत मामलों में भी उलझे हुए हैं। यानी वो देश पर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, बहुत कुछ समस्याएं, फिर भी आप जो है व्यक्तिगत मामलों में ही उलझे हुए हैं। हमें व्यक्तिगत मामलों से ऊपर उठकर देखना चाहिए, यानी हमें जो है व्यक्तिगत जो खुद की समस्या है उसको छोड़कर अन्य ये समाज की समस्या, देश की समस्या देखनी चाहिए। तारा ने 9 वर्ष पूर्व स्वराज के आरंभ में शरणार्थी कैंप में असहाय अवस्था में भी प्रधानमंत्री के मुख से यही बातें सुनी थी। यानी तारा जो जब कैंप में थी तब वह कैंप में थी, और तब वह पंत प्रधान जवाहरलाल नेहरू का भाषण हो रहा था, तभी ये बातें उनकी प्रधानमंत्री से मुख से सुनी थी। 9 वर्ष बाद भी फिर उनका वही संदेश पढ़कर गहरी सांस लेकर चुप रह गए। 9 वर्ष बाद भी वही संदेश वह दे रहे हैं। डॉक्टर और तारा के यहाँ जो आता चुनाव की ही बात करता था। दिल्ली देश का केंद्र है, इसलिए यहाँ प्रत्येक राज्य के चुनाव की चर्चा सनसनी पैदा कर देती है। यानी वह डॉक्टर नाथ और तारा के यहाँ कोई भी व्यक्ति आता वह चुनाव के बारे में ही करता था। दिल्ली जो थी वह देश का केंद्र थी, केंद्रीय शहर था और केंद्र में था, इसलिए प्रत्येक राज्य की चुनाव की चर्चा जो है, छोटी सी चर्चा भी क्यों ना हो चुनाव की, वह दिल्ली में सनसनी पैदा करती थी, उत्पन्न करती थी। चड्ढा माथुर नरोत्तम गिल कनक जो आता चुनाव की ही बात करता है, यानी चड्ढा माथुर नरोत्तम गिल कोई भी क्यों ना आए, वह चुनाव की ही बात करता। विशेषतः कांग्रेस की आलोचना, यानी कांग्रेस की आलोचना करता था। आज भी महात्मा गांधी की जय पुकार कर कांग्रेस के लिए वोट मांगे जाते हैं, परंतु गांधी जी के सिद्धांत और नीति शासन में यह कांग्रेस के व्यवहार में हाँ हाँ है। यानी आज भी वह महात्मा गांधी की जय बोलकर नारे लगाकर कांग्रेस जो है वह वोट मांगती है, और सच में जो गांधी जी के जो सिद्धांत है, जो नीति है शासन में या कांग्रेस में, वह कहाँ है। यानी वह एक नाम मात्र है, केवल नाम के लिए गांधी जी के तत्व या सिद्धांत है। गांधी जी को तो केवल राजघाट में समेट दिया गया, यानी उसने राजघाट में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गांधी जी का, और उसी में वहाँ पर समेट दिया। तारा अपनी चिंता दबाकर उनकी चर्चा में सहयोग देती, यानी तारा वह जो भी चिंता है वह दबाकर उनकी चर्चा में सहयोग देती। जनवरी के तीसरे सप्ताह खूब कड़ा आड़ा जाड़ा था, तीर की तरह बेधती सर्द हवा के झोंके के साथ बूंदाबांदी भी थी। यानी जनवरी के तीसरे सप्ताह में एक कड़ाके की ठंड थी, और जो वहाँ पर एक
सर्द हवा भी ठंडी हवा भी चल रही थी, थोड़ी सी रिमझिम बारिश भी हो रही थी। ऐसी अवस्था में कनक और गील को शहर से इतनी दूर अपने बंगले पर आया देखकर तारा को कुछ विस्मय हुआ। यानी ऐसी अवस्था में गील और कनक जो है उसके तारा के बंगले पर आए और वह आकर तारा को विस्मय हुआ। कनक ने चेहरे से उत्साह और प्रसन्नता फूटी पड़ रही थी, संकोच की लाली भी थी। यानी वह कनक के चेहरे से उत्साह और प्रसन्नता फूट पड़ी थी, वह खुश थी और कुछ संकोच की लाली भी थी। कनक ने नात और तारा का हालचाल पूछा और बताया, मुझे जालंधर से तलाक का नोटिस आया है डेजेस्टन की प्ली पर। यानी वह कनक ने कहा कि मुझे जो है जालंधर ने हालचाल पूछा नात और तारा का और कहा कि मुझे जालंधर से तलाक का नोटिस आया है और वह डेजर्शन की प्ली पर आया है। तारा ने कनक की पीठ ठोक कर उसे बहुत बहुत बधाई दी। तुम मांग ली तो मानसिक क्लेश से तो छूट गई। यानी तारा ने अपनी भाभी कनक का पीठ थपथपा कर उसको बधाई दी और कहा कि तुम मानसिक क्लेश से द्वेष से छूट गई। नाथ अपने कमरे में व्यस्त था। तारा ने उस ओर देखकर ऊंचे स्वर में पुकारा, सुनिए जरा, 1 मिनट के लिए आइए। यानी वह नाथ जो है अपने कमरे में व्यस्त था काम में और तारा ने उसकी तरफ देखकर ऊंचे स्वर में पुकारा कि सुनिए, 1 मिनट के लिए आइए। नाथ नाथ के आने पर तारा ने कहा, कनक को बधाई दीजिए। यानी नाथ आया तो वह तारा ने कहा कि कनक को बधाई दीजिए। नाथ ने कनक के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत बहुत बधाई दी और कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यानी नाथ ने कनक के दोनों हाथ पकड़कर बहुत बहुत बधाई दी और फिर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जानती हो पुरी ने तलाक का नोटिस क्यों दे दिया है? बता दूँ। यानी वह कहता है कि जानती हो कि पुरी ने तुम्हें तलाक का नोटिस क्यों दिया है? क्योंकि वह पहले तो तलाक देने के लिए मना कर रहा था, लेकिन आप नोटिस क्यों दिया है मैं जानता हूँ और बता दूँ। इस आशंका से कि तुम अदालत में उसके विरुद्ध गवाही दोगी तो उसकी क्या क्या स्थिति होगी। यानी इस आशंका से तुम्हें तलाक की नोटिस दी है कि तुम उसके खिलाफ यदि अदालत में उसकी पत्नी के रूप में तुम गवाही दोगी तो उसकी क्या स्थिति होगी। आप तो वह कह सकेगा तुम सदा से उसकी विरोधी रही हो। यानी वो तलाक देकर कह सकेगा तुम तो सदा ही उसकी विरोधी रही हो, उसे अपमानित करने के लिए झूठी गवाही दे रही हो। यानी वो पुरी को अपमानित करने के लिए तुम झूठी गवाही दे रही हो, ऐसा वह साबित कर सकता है। कनक के चेहरे की चमक सहसा बुझ गई। यानी कनक की चेहरे की जो चमक थी वह सहसा बुझ गई। अरे तुम परवाह न करो, तारा और नाथ एक ही साथ बोल उठे। यानी तारा और नाथ एक साथ बोल उठे कि तुम परवाह मत करो, झूठ के पैर ही कितने होते हैं। यानी झूठ के पैर ही कितने होते हैं कहने का मतलब झूठ जो है कितने दिन तक जी सकता है या कितने दिन तक चल सकता है, ऐसा कहने का मतलब है। ये झूठ के पैर ही कितने यानी झूठ के पैर ही कितने होते हैं। डॉक्टर नाथ को डॉक्टर सालिस से पाए आश्वासन पर भरोसा था, परंतु चिंता यह थी कि उस मानसिक क्लेश के कारण तारा भी भीतर भीतर गलती रही थी। यानी वह जो डॉक्टर सालिस ने प्रधानमंत्री से बात करके भरोसा दिया था उस पर था, लेकिन चिंता यह बात थी कि तारा जो थी मन में भीतर भीतर विचार कर मन ही मन वह गलती जा रही थी, ढलती जा रही थी। यानी मन ही मन वह मानसिक रूप से वह बीमार होती जा रही थी। नाथ के बहुत समझाने पर कह देती, नहीं मैं कहाँ चिंता कर रही हूँ। नाथ ने कहा कि तुम चिंता कर रही हो, कि फिर वह कहती कि नहीं मैं कहाँ चिंता कर रही हूँ, लेकिन वह उसी चिंता में खोई रहती थी। नाथ देखा ना नाथ देख रहा था स्विट्जरलैंड से लौटने पर परिचित लोग तारा का स्वास्थ्य देखकर बधाई देते थे। यानी वह नाथ समझ रहा था स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद परिचित जो लोग हैं तारा का स्वास्थ्य देखकर बधाई देते थे। यानी उनको लगता था कि तारा को बच्चा होने वाला है। अब वह पहले से भी आधी रह गई थी। यानी वो पहले से आधी रह गई थी क्योंकि वह पतली हो गई थी। चेहरा बिल्कुल पीला सफ़ेद पड़ गया था। नाथ को उसका शरीर भी गर्म जान पड़ता था। यानी उसका चेहरा जो है बिल्कुल पीला और सफ़ेद लगता था। नाथ को जो उसका शरीर है गर्म जान पड़ता था। एक दिन नाथ थर्मामीटर ले आया। तारा ने बहुत टाल मटोल की, आखिर थर्मामीटर लगाया ही गया। तारा को लगातार 99
या 100 बुखार चल रहा था, यानी वह थर्मामीटर जो बुखार होता है वो मापने का, और फिर लगा दिया और उसको 99 या 100 के आसपास उसके शरीर में ताप था या बुखार था। नाथ और भी चिंतित हो गए, नहीं नाथ चिंतित हो गए, इतना बुखार। तुरंत डॉक्टर चालीस को फ़ोन किया एंड तुरंत डॉक्टर चालीस को फ़ोन किया। मैं क्या करूं? यदि प्रधानमंत्री निर्णय नहीं कर सकते तो मैं ही त्याग पत्र दे दूं। यानी वो कहता है कि चालीस, मैं क्या कर सकता हूं इस पर? प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेती थी तो मैं क्या करूं? क्या त्याग पत्र दे दूं? इसी ख्याल से रुका हूँ कि मैं स्वयं उन लोगों के षड्यंत्र का उद्देश्य पूरा कर दूंगा। यानी चालीस कहता है कि मैं खुद उन लोगों का षड्यंत्र जो है, जो भी उद्देश्य है वह उसका पूरा करूंगा, इसलिए मैं रुका हूँ, नहीं तो मैं भी इस्तीफा देता था। डॉक्टर चालीस ने विवशता प्रकट की। प्रधानमंत्री दिल्ली में हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ, यानी प्रधानमंत्री दिल्ली में है तो मैं कुछ कह सकता हूँ। दिल्ली में है तो जानते हो, कल वे फिर पंजाब गए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार यानी सुध के समर्थन में भाषण देने। यानी कल वो पंजाब में गए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार यानी सुध जी के समर्थक में भाषण देने के लिए। यह राजनीति है। सुध प्रधानमंत्री की जड़ पर चोट भी करता है और उसी से अपना समर्थन भी करवाता है। यानी यह जो है राजनीति है। सुध जो है प्रधानमंत्री के जड़ पर चोट भी करता है और उसी का समर्थन भी पा लेता है या उसी से समर्थन मांगता है। खैर, लौटेंगे तो मैं ज़रूर यत्न करूंगा। यानी वह चालीस कहता है कि प्रधानमंत्री लौटेंगे तो मैं ज़रूर प्रयत्न करूंगा। जालंधर में सुबह 10 बजे से सुध जी के चुनाव के वोट गिने जा रहे थे। दिल्ली में परिणाम की प्रतीक्षा बहुत उत्सुकता से हो रही थी। यानी जालंधर में चुनाव हो गए हैं और चुनाव हो जाने के बाद जालंधर में सुबह से 10 बजे से जो सुध जी के जो चुनाव के वोट है वह गिने जा रहे थे और दिल्ली में भी चुनाव के जो परिणाम होता है वह जानने की उत्सुकता थी। कांग्रेस के समर्थक और विरोधी सभी जानते थे कि वे जीत जाएंगे। यानी कांग्रेस के सभी समर्थक और विरोधी सभी जानते थे कि सुध जी जो है वह जीत जाएंगे। उत्सुकता यही जानने की थी कि उनसे टक्कर लेने वाला कितने वोट से ले सकेगा। यानी उस उनके सुध जी के जो विरोध में था वह कितने वोट ले सकेगा। परिणाम संध्या 6 बजे तक आने का अनुमान था। यानी जो भी अंतिम परिणाम है वोट का, कौन जीता कौन हारा, यह शाम 6 बजे तक आने का अनुमान था। गिल 5:45 ही समाचार एजेंसी के दफ्तर में पहुंच गया। यानी गिल जो है 5:45 ही समाचार एजेंसी के ऑफिस में गया, परंतु संपादक जा चुका था। दफ्तर में काफ़ी शोर था। यानी संपादक जा चुका था और दफ्तर में काफ़ी शोर था। कई स्वतंत्र पत्रकार उत्सुकता के कारण दफ्तर में आ गए थे। यानी कोई जो जिसको राजनीति की उत्सुकता होती है वह ऐसे कुछ लोग आ गए थे। चुनाव के समय और उस से पूर्व पंजाब से पहुंची हुई अफवाह, यानी पंजाब से जो भी अफवाह पहुंची थी वह भी आ गई थी। कांग्रेस के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का यही पहला उदाहरण था। लोग उसका परिणाम देखना चाहते थे। यह भी अफवाह थी कि सुध जी की धांधली और तानाशाही से असंतुष्ट बहुत से कांग्रेसी लोग भी छिपे छिपे उनके विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। यानी जो उनके जो सुध जी का जो भी तानाशाही थी, हुकुमशाही थी, उसके विरुद्ध में कांग्रेस के कुछ लोग छुप कर भी विरोध कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे। उन्होंने अपने वोट विरोधी दल को दिए थे। यानी जो भी वह विरोधी थे उन्होंने अपने वोट जो है वह अपने विरोधी दल को दिए थे। सरकारी नौकरों के वोट पर कांग्रेस को पूरा भरोसा था। यानी सरकारी जो वोट था उस पर कांग्रेस का पूरा भरोसा था। लेकिन अफवाह थी कि सरकारी नौकर सूद जी के कारिंदों के भय से पर्ची तो कांग्रेस कैंप से बनवाते थे पर वोट जिसे देते थे यह भेद वोट गिने जाने पर ही खुल जाता था। यानी जो सरकारी जो कर्मचारी है वह तो कांग्रेस के विभाग से ही वोट की पर्ची लेते थे। यानी वोट किसको दिया है यह तो अंतिम निर्णय आने पर ही या फैसला आने पर ही पता चल जाएगा। कितने लोगों ने ऐसा किया होगा यह अनुमान की बात थी। यानी कितने लोगों ने प्रचार प्रचार जो है कांग्रेस का किया और वोट किसी अन्य पक्ष को दिया, यह फैसला आने के बाद ही पता चल जाएगा। अनुमान था, ऐसे कितने लोगों ने किया। समाचार एजेंसी का सहायक संपादक सरगल मुनीश, जो समाचार एजेंसी का सहायक संपादक जो है वह उसका नाम संगल मुनीश को चिढ़ा रहा था। यानी संगल जो है मुनीश को चिढ़ा रहा था। तुम्हें सूद जी के हार जाने की उम्मीद है, आओ शर्त लगाओ, मैं 1 पर 10 लगाता हूँ। सूद जी जीत जाए तो तुम मुझे 10 रुपये देना, अगर हार गए तो मैं 100 दूंगा।
सगाओगे शर्त? यानी वह कहता है, समाचार एजेंसी का सहायक संपादक संगल मुनीश वह चिढ़ा रहा है और वो कहता है कि यदि शुद्ध शर्त लगाओ, शर्त लगाओ, मैं 1 पर 10 यानी मैं 10 रुपये की शर्त लगाता हूँ, सूद जी जीत जाए तो तुम मुझे 10 रुपये देना और यदि सूद जी हार जाएंगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, लगाओ शर्त, ऐसा वो कहता है। मुनीश मुनीश दबे स्वर में कह जा रहा था, अरे देखो अभी 10-15 मिनट में मालूम हो जाएगा, यानी अभी 10-15 मिनट में फैसला आएगा और मालूम हो जाएगा। शर्त लगाने का साहस उसे नहीं हो रहा था, यानी वह शर्त लगाने का साहस जो है उसे नहीं हो रहा था। बात चल रही थी पंजाब में कांग्रेस को बहुमत तो मिल ही चुका था। कांग्रेस के नायक कांग्रेस की ओर से चुनाव के करता धर्ता की असफलता में क्या संदेह हो सकता है, यानी कांग्रेस का जो वोट है वह कांग्रेस पंजाब प्रांत में कांग्रेस जो है बहुमत से जीत कर आएगी और वो जो भी नायक है वह सब कुछ करता धरता सफलता में देखकर संदेह हो सकता था। कुछ पत्रकारों का अनुमान था कि सूद जी के प्रतिद्वंद्वी की जमानत जब्त होगी, यानी सूद जी के जो प्रतिद्वंद्वी है उसकी जमानत जब्त होगी, यानी जिसने भी सूद जी के सिफारिश पर नौकरी पाई है उसकी नौकरी चल जाएगी। वह चुनाव का परिणाम सुनने से पहले ही चुनाव के निर्णय के विरुद्ध चुनाव में धांधली की शिकायत का आवेदन टाइप कर चुका था, यानी वो टाइप कर चुका होगा, यानी वह जो है सिफारिश पाकर नौकरी पाई है वह कांग्रेस गिरने वाली है या कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली है, ऐसे वह जो भी आवेदन टाइप करता होगा। सिंधु अ, सिद्धू ने कहा, मैं चुनाव से 3 दिन पहले जालंधर में ही था, यानी वो सिद्धू ने कहा कि मैं चुनाव से 3 दिन पहले जालंधर में था। आमा वहाँ भी कोई मुकाबला था, जैसे बकरा भैंसे भैंसे भिड़ने के लिए बड़ा आया हो, गरीब की जमानत गई, यानी वो कहता है कि जो जालंधर में भी विरोधी थे, जैसे बकरा और भैंसे की टक्कर हो उस प्रकार वहाँ पर एक मुकाबला था। प्रसाद इतना अंतर स्वीकार कर लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, मैं भी तो वहाँ ही था, यानी प्रसाद जो है जो भी अंतर है वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और वो कहता है कि मैं भी वहाँ पर था, मैं भी तो वही वही था। विरोध काफ़ी था, विरोधियों के पास मोटार जीप ट्रक नहीं थे, यानी विरोध था लेकिन विरोधियों के पास मोटार मोटार कार या जीप ट्रक नहीं थे, लेकिन मैंने कांग्रेसियों को ही कहते सुना है, यानी कांग्रेस के लोगों को ही कहते सुना है, कांग्रेस को सूद से बचाना ज़रूरी है, यानी कांग्रेस को सूद से बचाना ज़रूरी है। हमें अनुशासन की परवाह नहीं, हम तो धांधली के पक्ष में वोट नहीं देंगे, यानी हम जो है धांधली की या किसी के दबाव में आकर वोट नहीं देंगे। बच्चों की टोलियाँ गलियों में चिल्लाती फिरती थी, यानी बच्चों की जो रैली या टोलियाँ है वह गलियों में चिल्लाती हुई फिर रही थी। गली गली शोर है, शुद्ध पूरी चोर है, यानी गली गली शोर है, शुद्ध पूरी चोर है, ऐसा कहते हुए बच्चों की टोलियाँ फिर रही है। भीतर ही भीतर लोगों में बहुत असंतोष था। विरोधियों का शोर चाहे कम था परंतु उनका गुपचुप प्रचार खूब चल रहा था, यानी विरोधी भी थे और वह भी गुपित तरह से वह प्रचार भी खूब था कांग्रेस का। अनुमान था प्रतिद्वंद्वी भी 10-15 हज़ार वोट जरूर ले जाएंगे, यानी जो विरोधी है वह भी 10-15 हज़ार वोट ले ही लेंगे। संगल बाहा उठाए 100 का नोट दिखा दिखा कर सबको चिढ़ा रहा था, यानी संगल जो है वो 100 का नोट दिखा दिखा कर सबको चिढ़ा रहा था। कोई इस पर लगाता है 10 ही लगाओ, यानी कोई इस पर 10 रुपये की ही शर्त लगाओ, यदि शुद्ध जी जीत जाए तो वह 10 रुपये कोई देगा और यह यदि सूद जी हार जाए तो मैं 100 रुपये दूंगा, ऐसा संगल जीत लगा रहा है। संगल 100 का नोट हाथ में लिए टेली प्रिंटरों के बीच खड़ा था, यानी टेली प्रिंटरों के बीच खड़ा था संगल हाथ में 100 का नोट लेकर। कमरा मशीनों की किटकिट किटकिट से गूंज रहा था, यानी कमरा जो है जो मशीनें होती है छपाई की उससे किटकिट की आवाज़ कर रही होती गूंज रहा था। एक साथ दो तीन तीन मशीनें समाचारों के तार छापती जा रही थी, लगातार 2-3 मशीनें चल रही थी और वो समाचार की छाप रही थी। किस टेलीप्रिंटर पर नया समाचार आरंभ होता तो सलंग झुककर देख लेता लेता नागपुर, मुंबई, कलकत्ता या लखनऊ देखकर मुंह मोड़ लेता, यानी वह जिस पत्र पर नया समाचार छपता वह देखकर जो संगल है झुक देता था और देखता था नागपुर, बम्बई या कलकत्ता या लखनऊ में कहाँ पर देखता और फिर देखकर मुंह मोड़ लेता। सिंह और चक्रवर्ती टेलीफोन पर कोशिश किए जा रहे थे, शायद किसी पत्र में जालंधर से
ट्रक काल आ गया हो। अरे वहाँ सिंह और चक्रवर्ती जो है टेलीफोन की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ सूद जी से जालंधर से कोई कॉल आया हो। संगल ने उन्हें रोका। रहने दो भाई, ट्रंक कॉल आएगी तो भी पहले यहाँ ही आएगी, यानी जो भी कॉल आएगी वह पहले यहाँ आएगी। लेकिन ट्रंक ट्रंक मिलेगा किसे, यानी ट्रंक मिलेगा कैसे? सूद के चुनाव का परिणाम है। सैकड़ों रिजर्व कराए बैठे होंगे, यानी सूद जी के चुनाव का परिणाम है और कितने रिजर्व करके बैठे होंगे। टेली प्रिंटर पर जालंधर देखते ही संघल ने संकेत के लिए बाह उठा दी और मशीन पर झुक गया, यानी वो टेलीप्रिंट पर जालंधर नाम देखते ही संघल ने बाह फैलाई और मशीन पर झुक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कई लोग सांस रोके टेलीप्रिंटर पर झपट गए, यानी एक अंतिम परिणाम क्या है यह देखने के लिए सब लोग उत्सुक थे और वो एक शंका में सांस रोके थे। पत्रकार पागल हो उठे। समाचार एजेंसी के दफ्तर के अनुशासन की परवाह न कर इंकलाब जिंदाबाद और तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, यानी वो पत्रकार जो थे पागल हो उठे और अचानक समाचार एजेंसी के दफ्तर में अनुशासन जो भी हुआ शासन था उसके खिलाफ जाकर उन्होंने नारे दी कि इंकलाब जिंदाबाद तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगाए, यानी यहाँ पर जो सूद जी जो है पूरी जो है वह जो है वह हार गए हैं। पत्रकार एक दूसरे को आलिंगन में ले लेकर कूदने लगे। संगल उल्लास और उत्साह से बोल नहीं पा रहा था, यानी वह पत्रकार जो है वो एक दूसरे को आलिंगन में लेकर कूदने लगे, उत्साह मनाने लगे और एक दूसरे को आलिंगन में उत्साह से बोल नहीं पा रहे थे, यानी संगल जो है बोल नहीं पा रहा था। गिल टेलीफोन की ओर, यानी जो भी है कहा जाए तो कहीं पर भी जाओ सच की जीत होती है और जो झूठा होता है उसकी कहीं ना कहीं हार ही होती है। गिल टेलीफोन की ओर पलक लपकाए, गिल जो है टेलीफोन की ओर गया। फ़ोन खाली नहीं था, दूसरे लोग भी अवसर के लिए फ़ोन घेरे थे, यानी को दूसरे लोग भी फ़ोन घेरे हुए थे। कहाँ आया था? फ़ोन खाली नहीं था, दूसरे लोग भी फ़ोन किए हुए थे। गिल डॉक्टर नाथ को फ़ोन करना चाहता था। गिल जो है डॉक्टर नाथ को फ़ोन करके बोलना चाहता था। मिठाई की दुकान ने विचार बदल दिया, यानी मिठाई के दुकानदार ने भी विचार बदल दिया। उसने ₹5 की मिठाई खरीद ली और दुकान से निकल टैक्सी लेकर सीधा डॉक्टर नाथ, यानी गिल ने मिठाई खरीदी और डॉक्टर नाथ के यहाँ चला गया। नाथ के यहाँ बैठक में कोई नहीं था। गिल ने ऊँचे स्वर में आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, भाभी जी, यानी डॉक्टर के बैठक में कोई नहीं था और गिल ने ऊँचे स्वर में आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, भाभी। और नाथ बैठक में आया। गिल का प्रफुल्ल चेहरा देखकर नाथ ने प्रसन्नता से चमकती आंखों से पूछ लिया, तुम्हें खबर मिल गई? यानी नाथ ने गिल का उत्साह भरा चेहरा या खुशी का चेहरा देखकर प्रसन्नता से कहा कि तुम्हें खबर मिल गई। नाथ ने पीछे पीछे तारा भी आ गई। नाथ के पीछे पीछे तारा आ गई। तारा का चेहरा और आंखें सी चमक रही थी, तारा का चेहरा और आंखें भी चमक रही थी। हाँ, आपको खबर मिल भी गई। गिल ने नाथ और तारा की प्रसन्नता देखकर विस्मय किया, यानी वो गिल ने अनुमान किया कि तारा और नाथ की प्रसन्नता देखकर कि आपको खबर मिल गई। क्या खबर? तारा ने ओठ पर तर्जनी रख कर जानना चाहा। तारा ने क्या खबर है जानना चाहा। पहले आप बताइए क्या खबर है? गिल ने मिठाई का डिब्बा सीने पर दबाकर पूछा, यानी पहले आप बताइए कि क्या खबर है, ऐसा डिब्बा रख कर कहा। आज सुबह ही हम लोगों को पत्र मिले हैं, हम लोग एक्सनरेट दोष मुक्त हो गए। नाथ बोल रहा है, यानी नाथ कहता है कि हम लोगों को आज ही सुबह पत्र मिले हैं, हम पर जो भी वह दोष लगाए थे वह हम दोष मुक्त हो गए हैं, ऐसा। वह इस वजह से तारा और नाथ खुश थे। गिल कनक कर गिल किलक कर उछल पड़ा, वाह वाह, बधाई बधाई, यानी गिल जो है उत्साह से बोल रहा है कि वाह वाह, बधाई, क्या बात है। गिल ने डॉक्टर और तारा दोनों से हाथ मिलाए। आपके मुंह मीठे करता हूँ, मैं भी खबर लाया हूँ, मेरा भी मुंह मीठा कराइए, यानी वो गिल कहता है कि मैं पहले आपका मुंह मीठा करता हूँ और मैं भी कुछ खबर लाया हूँ, आप मेरा भी मुंह मुक्त मीठा कीजिए। क्या खबर है? नाथ और तारा ने उत्सुकता से पूछा, यानी नाथ और तारा उत्सुकता से पूछते कि क्या खबर है, बताइए। सुध जी 17,000 वोट से हार गए, यानी वो गिल कहता है कि सुध जी जो है वह 17,000 वोट से हार गए।
क्या? नाथ का मुँह खुल गया, यानी नाथ एक विस्मय से पूछ रहे आश्चर्य से, क्या है? क्या है? विस्मय से तारा की भौं चढ़ गई, यानी विस्मय से तारा की भौं भी है, वह भी चढ़ गई है। गिल ने अपनी बात दोहराई, यानी गिल ने पुनः अपनी बात दोहराई। अभी समाचार एजेंसी में टेली प्रिंटर पर देख कर आ रहा हूँ, 15 मिनट में तो विशेषांक बाजार में आ जाएंगे, मैं कनक को फ़ोन कर दूँ। यानी वह कहता है कि गिल कहता है, मैं अभी समाचार एजेंसी के टेली प्रिंटर पर जाकर आया हूँ और वहाँ से मैंने खबर पाई कि सूर्य जो है 17,000 वोट से हार गए हैं और अभी 15 मिनट में जो विशेषांक है वह बाजार में आ जाएगा और मैं कनक को फ़ोन कर देता हूँ। डॉक्टर सहसा गंभीर हो गया। गिल, आप तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है। यानी वह कहते हैं, डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, गिल, आप तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं, यानी जनता को सब कुछ दिखता है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के भी हाथ में है। यानी जनता जो है मूक नहीं है, मूक भी नहीं रह सकती, यानी जनता जो है चुप भी नहीं रह सकती, अन्याय के खिलाफ उतर भी सकती है। देश का जो भविष्य होता है केवल नेताओं के हाथ में नहीं, वह नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं होता, वह देश के जनता के हाथ में भी है। ऐसा यहाँ पर नाथ कहता है और नाथ की इस वाक्य से ही उपन्यास यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो कल हम एक नया उपन्यास प्रारंभ करेंगे, नया उपन्यास नए दौर के साथ प्रारंभ करेंगे। इस तरह से हमने लगभग 76 भागों में झूठा सच उपन्यास लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति देखा है, जो कि नए एनटीए के पैटर्न के अनुसार एक शब्द न एक शब्द हमने पढ़ा है और मैंने समझाने का प्रयत्न भी किया है। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल नए उपन्यास के साथ। और हाँ, बहुत जल्दी हम एक पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज पर चैनल पर लेकर आ रहे हैं। सिर्फ इसके यह बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं देनी है, ना ही पीवाईक्यू सीरीज के लिए और ना ही यह रचनाओं के लिए। हमने यह लगभग कहानियाँ भी लाइन टू लाइन पढ़ाई है, पूरी कहानियाँ लाइन टू लाइन पढ़ाई है। और जैसे यूनिट 10 भी अब प्रारंभ करने वाला हूँ, जैसे उसमें भी वो माटी की मूर्ति मैंने लाइन टू लाइन पढ़ाया है, वह सभी वीडियो, वो सब कुछ सामग्री जो है निःशुल्क वीडियो के रूप में इसी चैनल पर आप सभी को निःशुल्क जब चाहिए तब उपलब्ध करके दी है। आप उसका उपयोग कीजिए, नेट सेट CRF क्वालिफाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।